डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर शुरू किया जा रहा है और पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम आपको वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम आपको बताएंगे और एक चीज आपको जानना आवश्यक है कि आवेश का इतिहास क्या रहा है, आवेश की कैसे उत्पत्ति हुई, आवेश कहाँ से आया, और फिर इसके बाद हम लोगों का अपना जो मेन पॉइंट है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम लोगों को पढ़ना होगा और यही फिजिक्स फर्स्ट पेपर के पहले चैप्टर का इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो सबसे पहले हम आपको वैद्युत आवेश के बारे में हम बताना चाहते हैं। देखें, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। यूनान के दार्शनिक थेल्स ने ये बताया था कि जब अंबर नाम के पदार्थ, अंबर नाम का एक पदार्थ होता है, जब उसको ऊन के ऊपर रगड़ा जाता है तो उस पर एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर अंबर नामक पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ा जाता है तो अंबर के ऊपर एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। इस शक्ति को ये कहा गया कि यह अंबर वैद्युतमय हो गया है। वैद्युतमय होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि थेल्स के बाद अब से लगभग ऐसे कह लीजिए कि लगभग सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने आवेश के बारे में बताया और आवेश के बारे में ये बताया, यानी सबसे पहले अब से 2500 साल पहले यूनान के दार्शनिक थेल्स ने आवेश के बारे में बताया था, लेकिन उनके बात पर किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, किसी दूसरे और साइंटिस्टों ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक या कह लीजिए इंग्लैंड के प्रोफेसर डॉक्टर गिलबर्ट ने एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर यह बतलाया कि जब अंबर नाम के पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ा जाता है तो उस पर एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है, और जब विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है तो हम यह कहते हैं कि यह पदार्थ विद्युतमय हो गया है, यानी इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। और अंबर के अंदर यह जो गुण आता है उस गुण को वैद्युत कहा गया और जिसके कारण ये गुण आ रहा था उसे ही आवेश कहा गया। लेकिन हम आपको ये बतला दें कि सन 1750 ईस्वी में 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने ये बताया कि जब अंबर नाम के पदार्थ को ऊन के ऊपर रगड़ा जा रहा है तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल अंबर पर ही एक गुण आ रहा है,
उन्होंने बताया कि अंबर पर तो गुण आ ही रहा है, उनके ऊपर भी एक प्रकार का गुण आ रहा है, और दोनों के ऊपर जो गुण है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो उनके ऊपर उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऐसे कह लीजिए अंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस प्रकार डॉक्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक आवेश धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे कि आवेश दो प्रकार का होता है, और इसके बारे में अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रैंकलिन ने बताया था। और आवेश दो प्रकार में कौन कौन आवेश होता है, एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, आपको यह जानना आवश्यक है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यानी वैद्युत आवेश का संरक्षण होता है। और वैद्युत आवेश के संरक्षण का मतलब यह हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका नाश हो सकता है। लेकिन इसके बाद हम आपको बता दें कि आवेश के बारे में मूल रूप से या बिल्कुल सही तरीके से जो विधिवत अध्ययन किया वो वैज्ञानिक कुलाम ने किया। और हम आपको बता दें कि कुलाम फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहने के लिए हिंदी में इनको हम कुलाम कहा करते हैं, कुलाम, लेकिन इंग्लिश में इनको कुलम्ब कहा जाता है, कुलम्ब। तो कुलाम ने ही फाइनली आवेश के बारे में बताया कि आवेश क्या है। तो जब आवेश के बारे में फाइनली कुलाम ने बताया तो ये फिक्स किया गया कि आवेश का मात्रक कुलाम होता है। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद ये भी प्रयोग के द्वारा बताया गया कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसको भी आपको दिमाग में रखना होगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण को परमाणुकता भी कहते हैं। परमाणुकता, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। तो आप यही बताएंगे कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यही वैद्युत आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण कहलाता है। और इसके कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आवेश, सबसे पहले यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से प्रदर्शित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से प्रदर्शित किया जाएगा। ये वैज्ञानिक कुलाम ने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के इक्वल होता है। तो एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम के इक्वल होता है।
अगर प्रोटॉन का आवेश देखना होगा तो प्रोटॉन का आवेश भी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन का भी आवेश उतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के ही इक्वल होता है। इसी तरह से अगर अल्फा कण का आवेश हम देखें तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है। और ये हो गया आपका 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होगा। तो ये बेसिक चीजें रहे जो हमने आपको बताया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है वो है कूलम का नियम, और यहीं से शुरू होता है। मैं आपको बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र का ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर कूलम के नियम पर ही आधारित है। और इस चैप्टर में कम से कम 10-15 डेरिवेशन हैं और ये 10-15 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से लगभग 7-8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार रखना होगा। और अब आप हेडिंग डालेंगे कूलम का नियम, हम आपको बताना शुरू करते हैं। और अब हम लोग इनफैक्ट अपने सिलेबस पे आ गए हैं। कूलम का नियम, कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम का नियम। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत बताया जाता है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शुरू में दे दी जाती है। तो आप ध्यान से समझें, ये कूलम का नियम जो प्रस्तुत किया गया था ये सन 1785 ईस्वी में किया गया था। और इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रांस के वैज्ञानिक कूलम ने प्रस्तुत किया था। तो आप इसके बारे में ये बताएंगे कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी कूलम ने 2 स्थिर बिंदु आवेश, देखिए एक स्थिर बिंदु आवेश ये है, दूसरा स्थिर बिंदु आवेश ये है। तो आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे। तो यहां मैं आपको बता दूं, ये पहला आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर सजातीय आवेश हो, सजातीय आवेश का मतलब दोनों आवेश सेम हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, रिपल्शन काम करता है। और अगर दोनों आवेश विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण का बल काम करता है। तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल F हो। तो ध्यान दीजिए, सन 1785 ईस्वी में, इन 1785, फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलम ने 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य
लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अब ये नियम क्या है हमें ध्यान में देना होगा। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जी कूलाम का नियम हमेशा पूछा जाता है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और फिर क्या होता है, यह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके स्टेटमेंट को अच्छी तरह से याद रखना होगा। ये कूलाम का नियम काफी महत्वपूर्ण है और कूलाम का नियम ये है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम मिला दें, ठीक ना, F is directly proportional to Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 एंड F is inversely proportional to R square इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए जब यहां से अनुक्रमानुपाती नियतांक कभी भी हटाते हैं तो एक स्थिरांक जुड़ता है और यहाँ पर जो स्थिरांक जुड़ता है वो C है और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। हम आपको बता दें कि बाद में C के बारे में बताया गया, प्रयोग के द्वारा C की वैल्यू फाइंड की गई और C की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, ठीक है। C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है। तो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। हम इसको भी डिफाइन करेंगे आगे चल करके कि निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 क्या है, इसको भी डिफाइन करेंगे। और K को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। के माध्यम का परावैद्युतांक है। हम परावैद्युतांक की भी डिफिनेशन आपको बताएंगे कि परावैद्युतांक की डिफिनेशन क्या होती है। फिलहाल अगर हम यहाँ C की वैल्यू हम रखते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये जो नियम है इस नियम को कहा जाता है कूलाम का नियम। ये जो सूत्र है इस सूत्र को हम कह देंगे कूलाम का नियम। अभी हमने आपको बताया कि के माध्यम का परावैद्युतांक है और इस परावैद्युतांक के बारे में आपको कुछ जानकारी रखनी होगी। तो माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, ऐसे समझ लीजिए कि अगर वायु अथवा निर्वात हो तो वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, लेकिन किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक हमेशा K से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। केवल वायु अथवा निर्वात का अपवर्तनांक वायु अथवा निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 के इक्वल होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर कोई धातु हो ना तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ये कई बार आपसे पूछा गया है कि लोहे का परावैद्युतांक कितना होता है, चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। तो आप अच्छी तरह से दिमाग में रख के रहेंगे कि कोई भी धातु होता है तो उस धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। वायु अथवा निर्वात का जो परावैद्युतांक है वह 1 के इक्वल होता है और किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक 1 से कम कभी नहीं हो सकता। अब हम आपको बता दें कि अगर दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो
तो वायु अथवा निर्वात के लिए k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब अगर हम k की जगह पे 1 कर दें तो फिर देखें क्या मिलेगा आपको, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k के जगह पे हमने 1 कर दिया और फिर ये हो गया आपका Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अब हम आपको बता दें, आपसे कई बार पूछा गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कई बार पूछा गया है। लेकिन एक चीज पहले हम आपको बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, लेकिन इसके पहले इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। यहां से अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, ये है F क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा Q1 Q2। अब यहां से हम मात्रक निकालते हैं तो F तो फोर्स है, बोलिए F फोर्स है, फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और R डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है ना, तो मीटर तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। और अभी हमने बताया आपको कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो Q1 का मात्रक कूलाम हो जाएगा, Q2 का मात्रक भी कूलाम हो जाएगा, तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये चीज आपको अपने दिमाग में रख लेना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का SI पद्धति में जो यूनिट होगा, SI पद्धति में यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम आपको ये भी बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्रयोग के द्वारा निकाला गया है 9 into 10 to the power 9। ठीक है, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली गई है, प्रयोग के द्वारा निकाली गई है। अगर मैथमेटिकल फार्मूले के द्वारा निकाला गया होता तो निकाल के हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो है प्रयोग के द्वारा ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके निकाली गई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 into 10 to the power 9। और फिर देखें इसका जो यूनिट होगा हम यहां लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये तो SI पद्धति में इसका मात्रक होता है। अब अगर हम चाहें एमकेएस पद्धति में इसके मात्रक को कन्वर्ट करना, SI मात्रक को एमकेएस मात्रक में कन्वर्ट करना चाहें, तो जब तक आप एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसकी बीमा नहीं लिख पाएंगे, इसका डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, SI यूनिट को एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये न्यूटन फोर्स का यूनिट है और आपको पता है कि F इक्वल टू m इंटू a होता है, मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के जगह पर लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू आप लोग भी बोलिए, और इंटू ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। और देखिए ये आवेश का यूनिट है, और आवेश का यूनिट कूलाम है, और कूलाम जो होता है वो एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। कूलाम एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है, क्योंकि यहां अगर आप देखें तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, I एम्पियर हो जाएगा और T सेकंड हो जाएगा। तो कूलाम का जो यूनिट होगा, कूलाम तो SI यूनिट है, और SI यूनिट को अगर हम एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करें तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम्पियर। और देखिए कूलाम का स्क्वायर है, तो कूलाम का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर आगे बढ़े तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, और नीचे देखिए ये सेकंड आ जाएगा नीचे, तो सेकंड टू दी
पावर 4 हो जाएगा, और ये हो गया एम्पियर स्क्वायर। अगर इसको इकट्ठे हम ऊपर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर क्यूब। सेकंड को ऊपर ले जाकर लिख देंगे, सेकंड टू द पावर -4 हो जाएगा, और a का पावर -2 हो जाएगा। तो 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, और इसका यूनिट SI पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, लेकिन MKS पद्धति में इसका यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड टू द पावर -4 एम्पियर टू द पावर -2 होता है। अब अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन से लिख लीजिए, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, और द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल M। मीटर लंबाई का मीटर लंबाई का मात्रक है, और लंबाई की बीमा होती है L, ये हो जाएगा आपका L3। सेकंड समय का मात्रक, और समय की बीमा होती है T की टू दी पावर -4 हो जाएगा, और ये एम्पियर टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो आप यहां से अच्छी तरह से याद रखते रहेंगे, ये भी आपसे कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट की बीमा क्या होती है। तो इसकी बीमा हम निकालकर, बीमा या जिसको डायमेंशन कहते हैं, ये ml³ T टू दी पावर -4 A टू दी पावर -2 के इक्वल होता है। बात समझ आ रही है? तो इतना आज आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहेंगे। अभी कूलम के नियम से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम आपको कल बताएंगे। इसको जब बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो कम से कम 2-3 घंटे का समय लगेगा। 2-3 घंटा में हम लोग खुद विधिवत पढ़ेंगे तो कूलम का नियम खत्म होगा। तो इतनी बात आज आप लोग को समझ में आ गई, कूलम का नियम जो बताया गया, इतना आप दिमाग में रखे रहिएगा। शेष चीजों को हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।